क्या राम मंदिर जैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र में भी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की परतें छिपी हो सकती हैं? एसआईटी रिपोर्ट ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनकी गूंज अब सत्ता के गलियारों से लेकर श्रद्धालुओं के बीच तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, चढ़ावे के मैनेजमेंट और प्रशासनिक निगरानी को लेकर गंभीर टिप्पणियां किए जाने का दावा किया जा रहा है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का भी है। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, भावनाओं और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में किसी जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं या कथित गड़बड़ियों की बात सामने आती है तो सवाल सिर्फ और सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता बल्कि जवाबदेही का भी हो जाता है। दावों के मुताबिक एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में मंदिर मैनेजमेंट और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कथित तौर पर ट्रस्ट के पुनर्गठन, किसी वरिष्ठ आईएएस या आईपीएस अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने और पिछले 5 सालों के चढ़ावे का फॉरेंसिक ऑडिट कराने जैसी सिफारिशें की गई हैं। मुद्दा यह है कि अगर सब कुछ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था तो फिर फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, और अगर जांच एजेंसियों को अंदरूनी मिलीभगत की आशंका है तो जवाबदेही किसकी तय होगी? जब भी एसआईटी या रिटायर्ड जज का जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है तो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए बनाया जाता है, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता है। इसके ज़रिए से एक काम ज़रूर हो जाता है कि जो जिसको बचाना चाहता है उसे बचा लेता है और जिसको फंसाना चाहता है उसे फंसा लेता है। केवल इस उद्देश्य से ही एसआईटी बनती है। एसआईटी चोरी को, डकैती को निकालने, उसका असलियत, उसका सच निकालने में काम नहीं करती। ये इतना बड़ा केस है, छोटे मोटे केसेस में आप एसआईटी को एफआईआर कर देते हो, ईडी को भेज देते हो, सीबीआई को भेज देते हो, लेकिन ये इतना बड़ा, क्योंकि ये राम मंदिर है, ये कोई ऑर्डिनरी मंदिर नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट में बड़ी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अगर जांच में सामने आए तथ्यों की पुष्टि होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि संस्थागत निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठा देगा। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी हो, सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और तथ्यों को पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से रखा जाए, क्योंकि आरोप और जांच रिपोर्ट अंतिम फैसला नहीं होते। लेकिन एक बात तो साफ है कि राम मंदिर जैसे राष्ट्र महत्व और आस्था के केंद्र से जुड़े किसी भी विवाद में ट्रांसपेरेंसी काफी जरूरी है। श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि ये भरोसा भी चाहते हैं कि उनकी श्रद्धा और उनके द्वारा दिया गया हर योगदान पूरी ईमानदारी के साथ राम मंदिर में इस्तेमाल हो। चलिए, ये तो बात हो गई राम मंदिर की। अब बात करते हैं देश की दूसरी बड़ी खबर की, जो है बिहार से। बिहार का भोजपुर जिला इन दिनों एक ऐसे सवाल के केंद्र में है जिसने कानून, पुलिस की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर बड़ी बहस छेड़ दी है। बीएससी फाइनल ईयर के छात्र और समाज सेवी भारत भूषण तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर थी या फिर ये कथित फर्जी मुठभेड़ थी? शुरुआत में पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरह से जायज बताया, लेकिन अब उसी एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने की नौबत आ गई है। सवाल ये है कि अगर कार्रवाई कानून के मुताबिक थी तो फिर एफआईआर क्यों? और अगर पीड़ित पक्ष के समर्थक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो क्या न्यायिक जांच और ये कार्रवाई कभी होती भी? यही वो सवाल है जो अब सरकार और पुलिस दोनों से जवाब मांग रहे हैं। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की 17 जून को हुई मौत को पुलिस ने एनकाउंटर बताया था, लेकिन कुछ ही दिनों में इस मामले ने गंभीर कानूनी और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है।
पीड़ित परिवार लगातार ये दावा कर रहा है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि एक हत्या है। परिवार की मांग थी कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ हत्या से संबंधित एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब यहीं से कई तीखे सवाल खड़े होते हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत थी तो फिर हत्या की एफआईआर दर्ज करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और अगर प्रथम दृष्टया जांच की जरूरत महसूस हुई तो क्या शुरुआती कार्रवाई में कहीं ना कहीं संदेह की गुंजाइश थी? कोई परिस्थिति होगी ना, इनकाउंटर का कौन सा लॉ इसको जस्टिफाई करता है? यदि हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो हम कमर के नीचे मारेंगे, और बड़ा गैंग है तो फिर हम देखेंगे लॉ क्या कहता है इनकाउंटर के स्वरूप। एक आदमी 200 पुलिस पर गोली चला सकता है या उसकी गोली लगेगी? क्या ये कदम जन भावनाओं और न्याय की मांग को देखते हुए उठाया गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते दबाव और न्यायिक हस्तक्षेप की आशंका ने सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है? हालांकि ये भी सच है कि एफआईआर दर्ज होना किसी भी दोष को सिद्ध नहीं करता और न्यायिक जांच पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में पुलिस मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच उतनी ही जरूरी है जितनी अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अब सबकी नजर टिकी है न्यायिक जांच पर, क्योंकि वही ये तय करेगी कि भरत भूषण तिवारी की मौत एक वैध एनकाउंटर थी या फिर कानून के दायरे से बाहर हुई कोई कार्रवाई। चलिए, ये तो बात हो गई बिहार के भरत भूषण एनकाउंटर केस की। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो आ रही है पुणे से। राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। ठीक एक ऐसा ही मामला और सामने आया है। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम पर लगे आरोपों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र के पुणे से एक और ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों, भरोसे और प्रेम के नाम पर रची गई कथित साजिशों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले ट्रैकिंग हादसा बताया गया, लेकिन 33 डिग्री की गर्मी में पहनी गई एक हुडी ने केस को पूरी तरह से पलट दिया और पुलिस को एक ऐसा सुराग दिया जिसने मामले को कथित हत्या की साजिश में पूरी तरह से बदल डाला। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिस तरह हनीमून ट्रिप कथित तौर पर मौत की साजिश में बदल गया था, पुणे का केतन अग्रवाल केस भी कई चौंकाने वाली समानताएं लेकर सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कहानी का सुराग किसी मंगलसूत्र या छोड़े गए सबूत से नहीं, बल्कि 33 डिग्री की गर्मी में पहनी गई एक हुडी से मिला है। 18 जून को लोहागढ़ किले में ट्रैकिंग के दौरान कारोबारी केतन अग्रवाल की खाई में गिरकर मौत हो गई। मंगेतर सिया गोयल ने इसे एक हादसा बताया और मामला भी शुरुआती तौर पर दुर्घटना का मान लिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक हुडी पहने संदिग्ध शख्स की मौजूदगी ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हुडी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी था। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच हजारों कॉल्स और घंटों की बातचीत के रिकॉर्ड मिले। आरोप है कि सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सगाई तोड़ने या भागने के बजाय उसने कथित तौर पर एक खौफनाक रास्ता चुना। परिजनों का दावा है कि केतन को पहले भी उसी जगह पर ले जाकर धक्का देने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि बाली प्री वेडिंग ट्रिप को भी कथित तौर पर
नाकाम बनाया गया था और पासपोर्ट को फाड़कर होटल के रूम में फेंक दिया गया था। अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि उन रिश्तों का है जिनमें भरोसे की जगह साजिश और प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले ली। राजा रघुवंशी केस के बाद केतन अग्रवाल मामला भी यही चेतावनी देता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।